Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं आपके इस समय रिविजन्स वीडियोज आपके सिलेबस से संबंधित आपको बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। और हम पिछले समय से जब से ऑनलाइन शुरुआत हुआ है क्लासेस का, हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए भी ग्रुप में भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियोस को भी देखें, साथ साथ में जो भी प्रैक्टिस सेट भेजा जाए उसको हल करें। और जो आपको क्वेश्चन से नहीं समझ आ रहा है, नहीं हल कर पा रहे हैं, तो उसको हमें रिटर्न वर्क भेजें हमारे पर्सनल नंबर पे, उसको हम हल करके आपको जो है सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमने प्रोज से आपके लेसन नंबर 2 लिया है, लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बच्चों आपने इस कहानी को पढ़ा था, अनीश जंग इसके लेखक थे। तो जिसमें हमने आपको बताया था कि यह कहानी दो ऐसे बच्चों का बारे में बताती है, विवरण देती है। जो पहले में था कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभार मुझे जो है 1 रुपया कूड़ा करकट में मिल जाता है, इसके बारे में कहानी थी। और दूसरा आप लोगों ने कहानी पढ़ा था आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो जो गार्बेज वाली कहानी हमने लिया है, यहाँ पे पहला स्टेप हमने लिया है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभार मुझे जो है कूड़ा करकट में 1 रुपया मिल जाता है। यानी इसका पार्ट 1 लेंगे हम, यहाँ पे पार्ट 1 की बात करेंगे यहाँ पे, यानी समटाइम्स यानी कभी कभार मुझे जो है 1 रुपया कूड़ा करकट में मिल जाता है। तो आपने इस कहानी में बताया था, हमने पढ़ाया भी था पूरी तरीके से इसको, जिसमें साहिब ए आलम होता है लड़का जो कूड़ा करकट बीनने का कार्य करता है। उसका जीवन जो है बहुत ही उपेक्षित होता है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसे की जो मुसीबतें हैं, विपत्तियां हैं, जो उसका एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली है, परिवार का माहौल है, उसे आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो चलिए आपने कहानी को पढ़ा है, तो आज सीधा शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके लिए आज बात की जाएगी। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर, पहला क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट इज साहेब, साहेब का पूरा नाम जानते हैं ना, साहेब ए आलम। ठीक है, तो व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज, लुकिंग फॉर इन द गार्बेज, looking for in the garbage, looking for in the garbage dumps। फिर अगर क्वेश्चन इसी में और जोड़ के दिया गया है कि where is he, where is he and where has he come from, and where has he come from। क्वेश्चन क्या है कि साहेब कूड़े करकट के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, क्या खोज रहा है, वह कहां पर है और वह कहां से आया है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर तो हमने बताया था ना, साहेब कूड़े करकट ढेर में क्या ढूंढता है कि सोने वाली चीजें मिले, उसके लिए कुछ कीमती चीजें मिले। सोने के तात्पर्य क्या था, उसके लिए कुछ कीमती चीजें मिले जिसका वह उपयोग करे पाए, बेच पाए। चलिए आंसर से बात करते हैं। तो साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड्स, आंसर साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड्स, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड्स। इट मीन्स, इसका मतलब यानी गोल्ड का मतलब यहां पे है किन चीजों से है, क्वाइंस, रुपीज, नोट्स, क्वाइंस, रुपीज या नोट्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स फॉर हिम, and other useful things for him, यानी
साहेब जो है कूड़े करकट के ढेर में गोल्ड को ढूंढ रहा है। गोल्ड में सोना, सोना से मतलब है कि कॉइन्स, सिक्के, रुपीज यानी रुपए, नोट और जो दूसरी उपयोगी चीजें जो उसके लिए हैं, वो कूड़े करकट ढेर में इन चीजों को ढूंढ रहा है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज ही, वह कहाँ है, उस समय वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है। तो वह इस समय कहाँ पे था, कूड़ा करकट के आसपास था। और वह कहाँ से आया, गंदी बस्तियों से आया हुआ है। तो क्वेश्चन चलते हैं। तो लिखा है ही इज लिविंग यानी ही इज एट नाउ गार्बेज हीप। वह इस समय अब कूड़े करकट के ढेर पर है यानी उसके आसपास है। और वह कहां से आया है यानी कहां से आया है, ठीक है। वो बांग्लादेश से आया हुआ था ना, बांग्लादेश को छोड़ करके आया हुआ था ना। और उस समय वह आकर के कहां पर रह रहा था, सीमापुरी के, दिल्ली के सीमापुरी के मलिन बस्तियों में। तो कह सकते सीधा सीधा ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर इसका कंप्लीट होता है कि साहेब गार्बेज में क्या ढूंढ रहा है, सोना अर्थात सिक्के, रुपीज, नोट और दूसरे यूजफुल चीजें जो उसके लिए हैं। और वह कूड़ा करकट ढेर पर है, वह बांग्लादेश से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर यूजफुल है जो बन सकता है। तो क्वेश्चन अगला है, यहां पे हमने लिया है कि व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। जूते ना पहने हुए बच्चों के बारे में लेखिका क्या बोलती है या क्या दलील देती है। तो क्वेश्चन है अगला व्हाट एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट एक्सप्लेनेशंस does the author offer for the children not wearing footwear, क्वेश्चन कह रहा है कि जूते न पहने हुए बच्चों के बारे में लेखिका क्या बोलती है या क्या दलील देती है, क्या कहती है। तो हमने आपको बताया था कि लेखिका ने देश में यात्रा करने के दौरान शहरों और गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा था। वह दलील देती है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, परंतु वो नंगे रहना चाहते हैं क्योंकि उनका ये रिवाज है, कस्टम है। वे दिखाना चाहते हैं कि हम वास्तव में पुअर हैं, ठीक है। तो ये ऐसा उनका मानना था लेखिका का, जो अनिशंग है। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। क्वेश्चन का आंसर कह रहा है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आंसर है ट्रेवलिंग across the country, traveling across the country, traveling across the country, the author has seen, the author has seen, the author has seen children walking barefoot, children walking barefoot, the children walking barefoot in cities
villages, in villages and on the roads, and on the roads. She offers it is a custom, it is a custom, यानी ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, गांव में घूमने के दौरान लेखिका ने देखा कि बच्चे नंगे पैर घूम रहे थे शहरों में, गांव में, इस सड़कों पर। तभी वह प्रस्ताव देती है या वह दलील देती है कि यह उनकी एक प्रथा है, यानी नंगे पैर रहने की प्रथा है। यानी उनके पास जो है पैसे की भी कमी नहीं है, जैसे जूते चप्पल खरीद सकते हैं क्योंकि रोज कार्य कर रहे हैं तो पैसे का जुगाड़ तो है ही है, जूते तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो पहनते क्यों नहीं? क्योंकि इट इज अ कस्टम, ये उनकी एक प्रथा है, नंगे पैर रहने की, गंदे बनने की ये प्रथा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला हमने लिया है यहां पर कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब। साहेब का पूरा नाम क्या है? डज ही नो इट मीन्स, क्या वह अपने नाम का मतलब जानता है? तो साहेब का पूरा नाम आप जानते हैं, साहेब आलम था। वह अपने नाम का नेम मतलब नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हिज नेम्स मीन इट्स दैट इट इज मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कि इसका मतलब होता है संसार का मालिक। वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता था कि साहेब आलम का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो उसने उपाधि खुद को दे रखा है साहेब। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हमने शॉर्ट में बता दिया आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ डिड द रैग पिकर्स गेट राशन कार्ड्स, व्हाट वाज देयर यूज टू देम। क्वेश्चन अगला, कहानी बहुत ही अच्छी है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा 101% रिटन है हमारा, क्योंकि सीमित लेसन है यहाँ पे, तो हर लेसन के ऊपर एग्जामिनर की, पेपर बनाने वालों की नजर रहेगी और उसी से वो पेपर को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है यहाँ पे, क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैग पिकर्स गेट राशन कार्ड। हाउ डिड द rag pickers, how did the rag pickers get ration card? अगला क्वेश्चन इसी में जोड़ा गया है, what was their use to them, what was their use to them। क्वेश्चन कह रहा है कि कूड़ा बिनने वालों को राशन कार्ड उन्हें कैसे मिले। उसके आगे लिखा है, व्हाट वाज देयर यूज टू देम, उनके लिए राशन कार्ड का उपयोग क्या था, यानी वे राशन कार्ड का उपयोग किस लिए करते थे। हमने आपको बताया था ओनली फॉर फूड ग्रेन्स, जो भोजन मिलता था, उन्हें अनाज मिलता था, इसके लिए करते थे। इसके अलावा उन्हें मत डालने का, यानी वोट डालने का अधिकार तक नहीं था, सिर्फ वो राशन कार्ड बना था तो उन्हें सिर्फ जो है केवल फूड के लिए मिल रहा था, यानी फूड बनाने के लिए मिला था राशन, पानी मिलने के लिए, वोट बैंक के लिए बना था, ये था यहाँ पे कहा। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। क्वेश्चन का आंसर है कि द पॉलिटिशियन हेल्प द रैग पिकर्स, यानी किसने सहायता की थी, राजनीतिक लोगों ने, कि भैया वोट तुम्हारे राशन कार्ड बनवा रहे हैं, वोट हमको ही देना, तो इसीलिए उन्होंने राशन कार्ड बनवाया था कि अपना मताधिकार बन जाए। तो द पॉलिटिशियंस helped the rag pickers to get ration cards,
गेट राशन कार्ड्स, गेट राशन कार्ड्स, यानी राजनीतिक लोगों ने कूड़ा बीनने वालों को कार्ड दिलाने में, राशन कार्ड दिलाने में सहायता की थी। आगे लिखा है इट इनेबल्ड देम टू बाय ओनली ग्रेन्स, इट इनेबल्ड देम, इट इनेबल्ड देम टू बाय ग्रेन्स, यानी राजनीतिक लोगों ने कूड़ा बीनने वालों को राशन कार्ड दिलाने में सहायता की थी या उन्हें अनाज खरीदने में सक्षम था जो राशन कार्ड कोटे में बिकता है वहां पर के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 4 क्वेश्चन हर पार्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट के नजरिए से। तो चौथा क्वेश्चन हमने लिया है Why was the author embarrassed? Question number 4. Why was the author embarrassed? Why was the author embarrassed when Sahib asked? When Sahib asked, when Sahib asked, when Sahib asked if her school was ready, if her school was ready. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। तो लेखिका लज्जित क्यों हुई थी जब साहब ने उससे पूछा था क्या उसका स्कूल बनकर तैयार हो गया था। अब हमने आपको कहानी बताया था क्योंकि लेखिका ने सिर्फ मजाक किया था, क्या तुम स्कूल चलोगे? उसने कहा हाँ चलेंगे। उसने कहा तुम्हारा स्कूल क्या तैयार है? तो कहा हाँ बनाने के लिए तैयार कर देंगे। कुछ समय बाद फिर मिलता है साहब लेखिका से पूछता क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? तो उसे शर्मिंदगी फील होती है, उसने सिर्फ अकेले मजाक किया था लेकिन बच्चे ने तो उसे सीरियसली लिया था। यह वही पल था उस समय का। चलते हैं आंसर को सीधा डायरेक्टली। तो when Sahib asked the author if her school was ready, if her school was ready, if her school was ready, her school was ready, she felt embarrassed. She felt embarrassed as it was a joke. It was a joke for Sahib. For Sahib. जब साहिब ने लेखिका से पूछा क्या उसका स्कूल बनकर तैयार हो गया था तो उसे लज्जित फील हुआ, शर्मिंदगी फील हुई, क्योंकि यह उसके साहिब के लिए एक जोक था जो उसने बोला था कि हाँ तुम्हें स्कूल के लिए तैयार होना है। तो उसे उसी समय क्या होता है, शर्मिंदगी फील होती है। तो बच्चों ने 4 क्वेश्चन उठाए थे इंपॉर्टेंट के नजरिए से। अब फिर मिलेंगे अगले लेसन में नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियोस को देखें, पढ़ाई करें जम करके। ठीक है, ओके, सी यू लेटर।